हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास का टॉपिक है वो है आनुवंशिकता एवं वातावरण। ये जो टॉपिक है ये सीडीपी का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, क्या है आनुवंशिकता और क्या है वातावरण, इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के विकास के में, बच्चे का जो विकास होता है उसमें इन दोनों का क्या जो है महत्व है, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला पॉइंट क्या है। पहले देखते हैं आनुवंशिकता क्या है। ठीक है, किसी व्यक्ति के गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। कहीं कहीं आपको आनुवंशिकता की जगह वंशानुक्रम पूछा जाएगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये इन दोनों का मीन्स एक ही होता है। ठीक है, तो आनुवंशिकता जो होता है वो किसी व्यक्ति के गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि जो गुण हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एक पीढ़ी होती है और हम जहाँ जन्म लेते हैं दूसरी पीढ़ी होती है। तो जो गुण हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं वो होता है जो है कि वो स्थानांतरण होकर हमारे पास जो आता है, जो गुण हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमारे अंदर जो है मिलता है स्थानांतरित होकर, वो होता है आपका वंशानुक्रम या फिर आनुवंशिकता। ठीक है, किसी व्यक्ति में जो गुण उसके पेरेंट्स के द्वारा मिलते हैं, पेरेंट्स से जो है स्थानांतरित होकर प्राप्त होते हैं, वो होता है आपका आनुवंशिकता एवं वंशानुक्रम। ठीक है, तो आनुवंशिकता वही होता है जो हमें अपने पेरेंट्स के द्वारा चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, चाहे वो हमारे शरीर से संबंधित हो, हमारे मस्तिष्क से संबंधित हो या किसी भी अन्य चीज़ों से संबंधित हो, वो जो है हमारा हमेशा आनुवंशिकता या वंशानुक्रम ही कहा जाएगा। जो चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, ठीक है, वो होता है आपका आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के माध्यम से बालक में शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक गुणों का स्थानांतरण होता है, अर्थात बालक अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया कि ये जो गुण हैं हमें पेरेंट्स के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो आपके शारीरिक रूप से मिलते हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, ये सारे जो गुण स्थानांतरित होकर हमें प्राप्त होते हैं हमारे पेरेंट्स से, वो आपका आनुवंशिकता एवं वंशानुक्रम कहा जाता है। ठीक है, अब जो विभिन्न परिभाषाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। कि जो जेम्स ड्रेवर है, एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दी है आनुवंशिकता जो है या फिर यूँ कह लें कि वंशानुक्रम की, वो देख लेते हैं। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि जो शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। इनका भी वही मानना है कि जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती हैं वो माता पिता से संतानों में हस्तांतरित होती हैं, वही होती है आनुवंशिकता। ठीक है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक विशेषताएं हो, वो हमें अगर हमें अपने माता पिता से हस्तांतरित होके हमारे पास आती हैं, हमें मिलती हैं, वो आपका आनुवंशिकता होता है। ये जेम्स ड्रेवर कहते हैं। ठीक है, यानी इनका कहना है कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में, उनके पेरेंट्स से उन संतानों में जो हस्तांतरित होते हैं, जो प्राप्त होते हैं, जो मिलते हैं, वो आपका आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं वुडवर्थ जी, इनके अनुसार कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। सिंपल वही बात है कि कोई भी बच्चा है, कोई भी बालक है, कोई भी व्यक्ति है, अपने माता पिता के माध्यम से, अपने माता पिता के द्वारा पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल से वही परिभाषा है कि अपने माता पिता के माध्यम से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वही आपका वंशानुक्रम कहलाता है। अब इसका जो प्रभाव है जो हमें हमारे शरीर पे पड़ता है, हमारे जो है विकास पे पड़ता है, वो क्या है उसको देख लेते हैं। आनुवंशिकता का प्रभाव क्या पड़ता है। किसी व्यक्ति में आनुवंशिकता का प्रभाव उसके विभिन्न लक्षणों जैसे उसके शारीरिक, बुद्धि तथा चरित्र पर अलग अलग पड़ता है। ठीक है, जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं हमारे पेरेंट्स के द्वारा, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे बुद्धि हो या मानसिक हो, किसी भी तरीके को, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, वो जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उनका जो है हमें हमारे शरीर पे अलग अलग जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें शारीरिक लक्षण की, तो कुछ चीज़ें हमें जो है जैसे प्राप्त होती है हमारे पेरेंट्स से। जैसे कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि कुछ जो अंग होते हैं, जैसे उसके कान हो गई, उसके जो नाक है हो गया,
मुंह हो गया, मुंह की बनावट हो गई, या फिर उसकी नाक है या आँख है, वो बनावट उसके पेरेंट्स से कहीं ना कहीं मिल रही होती है। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो लोग कहते हैं कि इनकी जो नाक है इनको गई है, उनके पिताजी को गई है, उनकी माँ को गई है, तो वो होता है उनके शारीरिक लक्षण का प्रभाव। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है, कुछ जो अंग होते हैं, कुछ जो शारीरिक बनावट होती है वो उनके पेरेंट्स के द्वारा मिली होती है। ठीक है, वो होता है शारीरिक लक्षण। और कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है बुद्धि पर प्रभाव। कुछ जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके जो बुद्धि का प्रभाव होता है उनके बच्चे पे मिलता है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर उनके जो पेरेंट्स हैं अगर वो इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, तो उनका जो बच्चा है वो भी बहुत ही बुद्धिमान होता है। और कभी कहीं ऐसा भी देखने में मिलता है कि जितना जो है, अगर बच्चे पेरेंट्स उतने इंटेलिजेंट नहीं, उसके बावजूद भी बच्चे में जो है इंटेलिजेंट होती है, उसमें जो है बुद्धि अधिक होती है। ठीक है, तो ये जो बुद्धि का प्रभाव है उसके पेरेंट्स के द्वारा बच्चे को मिलती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो बुद्धि का प्रभाव है ये भी जो है बच्चों को अपने माता पिता के द्वारा ही प्राप्त होती है। अगर उनके माता पिता इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान है, तो उसका बच्चा भी काफ़ी हद तक ये होता है कि उसका इफेक्ट पड़ता है, उनका बच्चा भी काफ़ी बुद्धिमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें चरित्र पर प्रभाव, तो चरित्र की भी बात तो वही करेंगे कि जो चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो है चरित्र पर प्रभाव। व्यक्ति का जो है उसके जो चरित्र का निर्माण होता है वो भी उसके माता पिता पे डिपेंड होता है। जैसे उसके माता पिता होते हैं, जैसे उसका जो है उसके परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उस बच्चे का जो चरित्र होता है वैसे ही बनता है। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स का चरित्र अगर अच्छा है तो वो अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, जिसके द्वारा जो है बच्चे का चरित्र भी वैसे ही बनेगा जैसे उनके पेरेंट्स का होता है। तो चरित्र का भी प्रभाव बच्चे पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई चरित्र पर प्रभाव। नेक्स्ट अगर बात करें कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में 2 तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, सभी को पता है कोई भी व्यक्ति है उसके शरीर में दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक जो क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। ठीक है, ये एक्स और वाई 2 प्रकार के क्रोमोसोम जो है हर व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें क्रोमोसोम की संख्या की, तो जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती है 23 जोड़े। ठीक है, 23 यानी कि 23 जोड़े। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 46 यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। और अगर जोड़े की बात करी जाए तो 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम। और एक्स और वाई जो है ये आपके 2 तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंपल सा है ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने क्रोमोसोम हैं या कितनी जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं या टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको जो है ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो पूछा जाता है एग्जाम में वो आता है आपका वातावरण। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट, ये आपका पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। वातावरण का अर्थ देख लेते हैं। वातावरण का अर्थ क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति के चारों ओर जो भी व्याप्त है उसे वातावरण कहा जाता है। ठीक है, वातावरण को एक अगर हम सरल शब्द में कहें तो वो पर्यावरण भी कह सकते हैं कि जो पर्यावरण होता है या फिर जो वातावरण होता है वो हमारे चारों ओर व्याप्त होता है। ठीक है, जो जहाँ पे हम रहते हैं आसपास का जो एरिया होता है, आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो वातावरण या फिर पर्यावरण कहलाती हैं। जिस वर्ड के अनुसार जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह पर्यावरण या वातावरण होता है। जिस वर्ड कहते हैं कि जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम एक जगह पे खड़े हैं और हमारे चारों ओर जो चीज़ें हमें घेरे हुए हैं और उसका जो है प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है वही आपका जो है पर्यावरण कहलाता है, या फिर यूँ कहें कि वो वातावरण कहलाता है। ठीक है, जिम्स वर्ड के अनुसार सिंपल से परिभाषा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वातावरण है उसका शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बालक के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुक्रम होते हैं, लेकिन इस पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सिंपल सी है कि जो बालक का शारीरिक विकास होता है वो जो है आपका डिपेंड होता है वंशानुक्रम पर। उनके जो है जो वंशानुक्रम होते हैं, ठीक है, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उन पे जो है डिपेंड होता है। लेकिन इस पर यानी कि शारीरिक जो प्रभाव होते हैं, शारीरिक जो लक्षण होते हैं, शारीरिक जो बनावट होती है, इस पर वातावरण का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे जो व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनका कद छोटा होता है। आप लोग भी देखे होंगे कि अगर जो भी व्यक्ति जो है पहाड़ी क्षेत्र पर रहते हैं वो उनका जो कद होता है वो छोटे होते हैं, यानी छोटे कद के होते हैं। ठीक है, उनके जो शरीर की बनावट होती है छोटी होती है। और जो व्यक्ति मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनका शरीर लंबा एवं गठीला होता है। ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति होते हैं वो लंबे होते हैं और उनका जो शरीर होता है वो गठीला यानी मजबूत होता है।
शरीर के साथ साथ व्यक्ति का रंग भी वातावरण पर निर्भर करता है। सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति का रंग होता है, जो काले गोरे का जो रंग होता है वो भी वातावरण पर निर्भर होता है, ठीक है। जहाँ पर जो है सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रकाश जो है अधिक पड़ता है व्यक्ति पर, जहाँ जिन देशों में वहाँ के जो लोग होते हैं उनका जो कलर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, यानी ब्लैक होता है, और जहाँ पे कम पड़ता है वहाँ के लोग गोरे होते हैं। तो ये जो है निर्भर करता है वातावरण पे, ठीक है। व्यक्ति का जो कलर होता है वो जो है डिपेंड करता है टोटली वातावरण पे, कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो ये हो गई वातावरण की बात। नेक्स्ट बात करेंगे जो वातावरण है उसका व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव व्यक्ति के वंशानुक्रम से अधिक उसके वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है, ठीक है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव व्यक्ति के वंशानुक्रम से अधिक उसके वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है उसके जो व्यक्तित्व है उसका जो व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है वो वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बच्चे को आप जिस वातावरण में रखेंगे वैसे ही उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। तो सिंपल सी बात है कि आप अपने घर में भी देखते होंगे, बच्चे को आप जिस वातावरण में रखेंगे, जिस तरीके का माहौल देंगे, जो चीज़ें सिखाएंगे, बच्चा वैसे ही बनेगा, वैसे ही उसका व्यक्तित्व होगा। अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, पॉजिटिव चीज़ें सिखाएंगे तो पॉजिटिव सीखेगा। पॉजिटिव वातावरण में रखेंगे तो बच्चा पॉजिटिव चीज़ें सीखेगा, अगर निगेटिव वातावरण में रखेंगे तो निगेटिव चीज़ें सीखेगा, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये इसका जो है इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मानसिक विकास पर प्रभाव जो पड़ता है उसको देखते हैं कि जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के मानसिक विकास पर, वो क्या प्रभाव पड़ता है उसको देख लेते हैं। व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए सही वातावरण का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है उसका जो मानसिक विकास है उसके लिए सही वातावरण का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मनोवैज्ञानिक गॉर्डन का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर उसके मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक गॉर्डन है, उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति है उसको अगर उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलता है तो उसका जो मानसिक विकास है वो बहुत ही धीमी गति से होता है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि अगर किसी भी बच्चे का जो मानसिक विकास है बहुत ज़्यादा उसको जो है डेवलप करना है, विकसित करना है, तो उसको जो है एक अच्छा वातावरण देना चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, कोई भी वातावरण हो उसे देना चाहिए ताकि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो अच्छे से हो पाए, चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। ये होता है आपका मानसिक विकास, क्योंकि जैसे बच्चे को चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसा वातावरण दिया जाएगा घर में, चाहे घर में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो, जैसा वातावरण आप देंगे वैसे ही बच्चे का विकास होगा। चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर पे। जैसा एटमॉस्फेयर देंगे आप वैसे बच्चे का विकास होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें आनुवंशिकता के सिद्धांत की, ठीक है। कौन कौन से सिद्धांत हैं आनुवंशिकता के वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला सिद्धांत है वो है प्रत्यागमन का सिद्धांत, दूसरा है गाल्टन का सिद्धांत, तीसरा है बीजमैन का सिद्धांत और चौथा है ग्रेगर मेंडल का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ग्रेगर मेंडल का सिद्धांत, वैसे तो ये सभी जो सिद्धांत है इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका जो प्रत्यागमन, गाल्टन, बीजमैन और ग्रेगर मेंडल आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। वैसे आपके ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, क्या चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला सिद्धांत है प्रत्यागमन का सिद्धांत, ठीक है। प्रत्यागमन सिद्धांत में क्या है उसको डिस्कस करते हैं कि प्रत्यागमन सिद्धांत कहता है कि जिसमें बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं वो आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। जैसे हम डिस्कस करें कि अगर कोई भी बच्चा है उसके जो पेरेंट्स हैं वो जो है कम बुद्धि के हैं, ठीक है, यानी कि जो है उनमें वो बुद्धिमान नहीं है, लेकिन जो उनका बच्चा होता है उसमें जो वो बुद्धिमान होता है, कहीं ऐसा देखा गया है, तो ये होता है आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत। और कहीं ऐसा देखा गया है कि जो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका बच्चा जो है वो कम बुद्धि का निकलता है, ठीक है, मंद बुद्धि होता है, तो वो आपका जो है प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। यानी कि कोई भी चीज़ें जो है वो उसको पेरेंट्स के विपरीत चीज़ें मिलती हैं, जो उसके पेरेंट्स के अंदर चीज़ें हैं वो उसके बच्चे को ना मिलकर उसके विपरीत चीज़ें जो मिलती हैं वो आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। अब जो है सोरेनसन कहते हैं कि बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि के माता पिता के बच्चों में कम निम्न कोटि होने की प्रवृत्ति प्रत्यागमन कहलाती है। सिंपल सी बात है, हमने बताया आपको कि अगर जो है कोई भी माता पिता हैं जो है बहुत प्रतिभाशाली हैं और उनका जो बच्चा है वो कम प्रतिभाशाली होता है, ठीक है, या जो है उनका जो बच्चा है वो निम्न कोटि का है
और उनके जो पेरेंट्स हैं वो निम्न कोटि के हैं और जो उनका बच्चा है वो उच्च कोटि की प्रवृत्ति का हो जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका प्रत्यागमन कहलाता है। ठीक है, यानी कि ठीक विपरीत चीज़ें मिलती हैं, जैसे उसके पेरेंट्स हैं वैसे बच्चे को गुण न मिलकर उसके ठीक विपरीत जो चीज़ें मिली उनको जो अडॉप्ट करे वो होता है प्रत्यागमन का सिद्धांत, ठीक विपरीत। ठीक है, नेक्स्ट जो सिद्धांत की बात करें, नेक्स्ट सिद्धांत है बीजमैन की निरंतरता का नियम। ठीक है, यह है बीजमैन की निरंतरता का नियम। इसमें देखते हैं कि इसमें बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है, ये जो नियम है इसमें बालक को जन्म देने वाला जो बीज कोष होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। इस नियम के प्रतिपादक जो है वो है बीजमैन। ठीक है, बीज कोष से आप रिलेट कर सकते हैं बीजमैन को। ठीक है, अगर कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बीजमैन है इनका किस नियम से संबंध है या किस सिद्धांत से संबंध है, तो वो है आपका बीज कोष। ठीक है, यह पूछा जाए कि बीज कोष की निरंतरता का नियम जो है उसको किसने प्रतिपादित किया है, तो वो है बीजमैन। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, सिंपल सा है, आप याद भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों का नेम आपका जो है सेम है, तो आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। इनके अनुसार यानी बीजमैन के अनुसार बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, यानी कि जो चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं वो आपका बीज कोष का निरंतरता का नियम कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर निरंतर दिया, निरंतर चलती रहती है, 1 बाई 1, एक के बाद एक के बाद एक चलती रहती है, जो निरंतर चलती रहती हो, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है हस्तांतरित होती हो जो चीज़ें, वो आपका होता है बीज कोष की निरंतरता के नियम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो नियम है वो है आपका गाल्टन का सिद्धांत। ठीक है, गाल्टन का सिद्धांत क्या कहलाता है इसको देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी भी बच्चे में कुछ गुण उसकी पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, जैसे उसके दादा दादी, तो यह गाल्टन का सिद्धांत कहलाता है। सिंपल सी बात है कि कोई भी बच्चा है, ठीक है, कुछ गुण उसके जो है उसके पेरेंट्स से मिलते हैं और कुछ जो गुण हैं वो उसके दादा दादी से मिलते हों। ठीक है, वो क्या हो जाता है आपका गाल्टन का सिद्धांत हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कभी कभी कहते हैं ना कि जैसे कोई बच्चा है उसने परिवार में जन्म लिया, ठीक है, तो उसके जो शरीर की बनावट है वो उसके जो है उसके पेरेंट्स से मिल गई, और कभी कभी क्या हो जाता है उसका जो बुद्धि है वो उसके दादा पे गई होती, क्योंकि उनके दादा कभी कभी होता है कि उनके दादा जो है इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, या जो है कम बुद्धि के होते हैं, तो वो उनके दादा पे चला जाता है कि ये इनके दादा को मिल गई है। और कभी कभी शरीर की जो बनावट होती है वो उनके दादा पे चली जाती है। तो ये जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती रहती हैं वो आपका गाल्टन का सिद्धांत कहलाता है। यानी कि बच्चा जो जन्म लेता है उसमें जो कुछ गुण हैं वो उसके पेरेंट्स से मिलते हैं और कुछ उसके जो है दादा दादी से मिलते हैं, तो ये आपका गाल्टन का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका ग्रेगर मेंडल का सिद्धांत। ठीक है, ये जो सिद्धांत है वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रेगर मेंडल का सिद्धांत सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि जो ग्रेगर मेंडल है इन्होंने किस पर प्रयोग किया है, कौन से पौधे पर प्रयोग किया है, तो वो है आपका मटर का जो पौधा होता है उस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो या फिर यूपी टेट का एग्जाम हो या फिर अदर जो एग्जाम होते हैं उसमें भी आपका ग्रेगर मेंडल पूछा जाता है। ठीक है, तो यह सिद्धांत मेंडलवाद के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जो ये सिद्धांत है ये मेंडलवाद के नाम से भी प्रसिद्ध है, और ग्रेगर मेंडल का सिद्धांत आता है तो वो भी आप समझ सकते हैं कि इन्हीं का है, और अगर मेंडलवाद आता है तो ये भी आप समझ सकते हैं ग्रेगर मेंडल का सिद्धांत है। ठीक है, यह जो सिद्धांत है वो मेंडलवाद के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग मटर के दानों पर किया था। ठीक है, सिंपल ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ग्रेगर मेंडल है इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, किस पौधे पर किया था, तो ये मटर के दानों पर किया था। ठीक है, इस नियम के अनुसार वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती रहती हैं। ठीक है, यानी जो ग्रेगर मेंडल है इन्होंने जो प्रयोग किया है वो मटर पे किया है, मटर के दानों पे किया, वो मटर के दाने बोते थे, फिर देखते थे उनमें फल कैसे लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें अपना देखते थे और प्रयोग करते थे, उसके बाद फिर दोबारा से बोते थे, तो उसमें कई तरीके के जो उनको चेंजिंग दिखाई देती थी वो सारी चीज़ें वो अडॉप्ट करते थे। वही उनका जो है ये ग्रेगर मेंडल का नियम हो गया या सिद्धांत हो गया। ठीक है, जो कि उन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर। तो ये जो है आपका ग्रेगर मेंडल का सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आनुवंशिकता वातावरण से संबंधित थी, हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है,
और ये जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है कि जो व्यक्ति का विकास होता है उसमें कौन कौन से चीज़ें उत्तरदायी होती हैं, तो आपका जो आनुवंशिकता है और आपका जो वातावरण है, ये दोनों चीज़ें आपके जो उत्तरदायी होती हैं, इनका बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यक्ति के विकास में कौन सी चीज़ें जो है ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं, ठीक है, तो वो आपका वातावरण और आनुवंशिकता दोनों चीज़ें जो होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब उसको सही वातावरण मिले, ठीक है। कुछ चीज़ें उसको आनुवंशिकता से मिल जाती हैं, उससे होता है, कुछ चीज़ें उसको वातावरण से मिलती हैं। इन दोनों का जो आपसे संबंध होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तभी व्यक्ति का जो है विकास अच्छे से हो पाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।